हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करवाया था तथा उच्चावच की दृष्टि से हमने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है ना। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जो पश्चिम में जो रेगिस्तानी प्रदेश है या जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में जो पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश की बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता, इसकी हम विशेषता की बात करें तो इसकी फर्स्ट विशेषता ये होगी कि जो 33 सागर का ये अवशेष है, हमने इसके बारे में विस्तार से पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है वह 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये 33 सागर का अवशेष है, ये हमें पता है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार उत्तर पश्चिम के जो 12 जिलों को मरुस्थलीय माना गया है। किसके अनुसार? जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने जो है उत्तर और जो पश्चिम, ये राजस्थान का उत्तर पश्चिम है तो इसके 12 जिलों को मरुस्थलीय माना गया है, या हम ये कह सकते हैं 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। और हम ये देखते हैं कि वो 12 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी श्रीगंगानगर है, उसके बाद हम देखते हैं हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, फिर से काउंट करते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, उसके बाद पाली, उसके बाद जालोर, उसके बाद बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। और ये जो हमने जो ये रेखा जो खींची थी इसे ही हम, ये वाला जो इस प्रदेश है वही कौन सा पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण थार के मरुस्थल का कितना है? 61.2% है। कितना है? 61.2% जो है वो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है। उसके बाद इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 40% जो लोग हैं वो निवास करते हैं। उसके बाद बात करें इस प्रदेश का जो ढाल है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है, या हम कह सकते हैं इसका जो ढाल है उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, या हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है इसका ढाल है। उसके बाद हम बात करें विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। अगर हम बात करें तो ये कौन सा प्रदेश है? सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता है इसकी सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न मरुस्थल भी हम इसे कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न मरुस्थल है ये। उसके बाद है कि इस प्रदेश में सर्वाधिक सांस्कृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। आपको ज्ञात है कि जो पिछली वीडियो है इससे भी पहली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में। तो वही जो सांस्कृतिक प्रदेश है वो सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में फैले हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो विशेषता है यहाँ पर जो है 0 से 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। 0 से 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक, और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारा पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है जो जिसमें कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। और इसी को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है ना। इसी प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो उसको बोलेंगे शुष्क प्रदेश के नाम से, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से। पहला तो है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क प्रदेश जहाँ से 0 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमने देख लिया कि ये पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला तो है शुष्क प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक, तो शुष्क प्रदेश की हमने बात की थी 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है, और साथ ही साथ जो हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर वाले जो ज़िले थे वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें शामिल है। उसके बाद अगर हम डिटेल से बात करें शुष्क प्रदेश के बारे में, डिटेल से बात करते हैं तो शुष्क प्रदेश को भी क्या किया हुआ है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शुष्क प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है,
इसको ध्यान से पढ़िए। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश इसका मतलब ये है कि जैसलमेर, इसका मतलब क्या हो गया, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के जो सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर। जैसलमेर ये हमारा मैप में मैंने शो किया हुआ है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है के सीमावर्ती प्रदेश को छोड़कर, है ना, जो सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर जो शेष जो शुष्क प्रदेश है उसे हमने क्या कहा है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको मुक्त प्रदेश कहा है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करती हूँ तो इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो इन जो बालुका जो स्तूप पाए जाते हैं इनकी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैप के साथ में सारे जो बालुका स्तूप आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, उसके बाद ये इसका फर्स्ट जो टाइप हो गया शुष्क प्रदेश। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश की, तो अर्धशुष्क प्रदेश की हम बात करें तो ये 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। पहली बात करें हम घग्गर का मैदान, पहला क्या है, घग्गर का मैदान है। तो घग्गर का मैदान, दूसरा है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या जिसे हम शेखावटी क्षेत्र भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद थर्ड है लूनी जवाई बैसिन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घग्गर के मैदान की। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा के फिर मैप पर हम बात करेंगे। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम घग्गर के मैदान की। तो घग्गर व उसकी सहायक नदियों के मैदान को घग्गर का मैदान कहते हैं। किसकी बात कर रहा है, घग्गर और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, घग्गर और घग्गर की जो सहायक नदियों का जो मैदान है उसे घग्गर का मैदान कहते हैं। ठीक है, और उसके जो जिले अगर बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर व उत्तरी चूरू आ जाते हैं। मुख्यतः अगर हम जिले की बात करें तो गंगानगर व हनुमानगढ़ ही आता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तरी बीकानेर व उत्तरी चूरू भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो घग्गर का मैदान अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं घग्गर के मैदान के बारे में मैप में। तो अगर हम बात करें घग्गर के मैदान की तो ये जो हमारा श्री गंगानगर और ये हनुमानगढ़ है ना, तो ये ऐसे हम इसको मेंशन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा घग्गर का मैदान। ताकि इसमें क्या हो गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ घग्गर का मैदान। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ तो आ ही गया है ना, लेकिन उत्तरी बीकानेर व उत्तरी चूरू भी इसमें शामिल हो गया। ठीक, सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड की अगर मैं बात करती हूं आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। सेकंड क्या है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र या जिसे हम शेखावटी प्रदेश भी कहते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो अंतः प्रवाह की नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे आंतरिक प्रवाह प्रदेश कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं ऐसी नदियाँ या जो ऐसे समुद्र का जल जो दूसरी नदियों में या समुद्रों में ना मिलकर कहीं उसमें ना मिलकर कहीं बीच में ही क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। मतलब समुद्रों या नदियों का जो पानी है वो समुद्रों में ना जाकर कहीं बीच में ही, या हम बोल सकते हैं ज़मीन में ही क्या हो जाता है, अंदर ही प्रभावित हो जाता है या उसमें विलुप्त हो जाता है, तो उसे हम अंतर प्रभावी नदियाँ कहते हैं। ठीक है, और अंतर प्रभावी नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे आंतरिक प्रवाह प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कांतली नदी का भाव क्षेत्र भी इसे कहते हैं, इसे कांतली नदी का भाव क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जिले की बात करेंगे, चूरू, झुंझुनू व सीकर वाला जो क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें नागौरी उच्च भूमि की। नागौर उच्च भूमि की या नागौरी उच्च भूमि की अगर मैं बात करें तो इसका जो विस्तार है नागौर व उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर, नागौर और नागौर के आसपास के जो क्षेत्रों में नागौरी उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है। अगर इसकी विशेषता की या इसके ज़िले की बात करें तो ज़िला इसका नागौर है। उसके बाद नागौर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। उसके बाद इसमें विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक लवणता युक्त प्रदेश है, सर्वाधिक लवणता युक्त प्रदेश है ये। और यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी इसी प्रदेश में, इसी भूमि पर पाई जाती है, और सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा। और साथ ही साथ हम ये बात करते हैं कि कुबड़ जो पट्टी वाला जो क्षेत्र भी इसी प्रदेश में
मिलता है। ठीक, उसके बाद फोर्थ की हम बात करें लूनी जवाई बेसिन। फोर्थ की क्या बात करें, लूनी जवाई बेसिन। तो लूनी व उसकी सहायक नदियाँ सेम है, लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके ज़िले की बात करें तो पाली है, बाड़मेर और जालोर है। कौन कौन से ज़िले हैं, पाली है, बाड़मेर है और जालोर है। और इस लूनी जवाई बेसिन को हम गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, गोडवार प्रदेश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आइए हम वापस से मैप में की ओर चलते हैं। घग्गर के मैदान की हमने बात की, उसके बाद आंतरिक प्रभाव क्षेत्र यानी कि शेखावटी प्रदेश की मैं बात करती हूँ। तो शेखावटी प्रदेश में हमने देखा था चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि में नागौर और लूनी जवाई बेसिन ने पाली, बाड़मेर व जालोर की बात की थी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घग्गर के, है ना। घग्गर के मैदान की बात हो गई। उसके बाद घग्गर के मैदान के बाद हमने बात की थी नागौरी उसकी घग्गर के मैदान के बाद हमारी कौन सी सेकंड नंबर थी, आंतरिक प्रभाव वाला, फिर नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रभाव वाला जो शेखावटी क्षेत्र हमने देखा था, यानी कि चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला जो एरिया है, इसे हम आंतरिक प्रभाव वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के बाद हो गया तीसरा नागौरी उच्च भूमि, यानी कि हम कह सकते हैं नागौर या उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसे हमने क्या कह दिया, नागौरी उच्च भूमि कह दिया। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड नंबर हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर क्या था, नागौरी लूनी जवाई बेसिन। क्या था, लूनी जवाई बेसिन था। तो लूनी जवाई बेसिन में जालोर, पाली वो जो बाड़मेर जो जिले शामिल थे। कौन कौन से, जालोर, पाली व बाड़मेर जिले, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, तो ऐसे करके ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। पहले हमने बात की थी जो हमारे जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश को में, है ना। तो शुष्क प्रदेश को अभी 2 भागों में डिवाइड किया गया, बालुका युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसी के साथ साथ जो अर्ध शुष्क की हमने बात की थी, अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला था घग्गर का मैदान, दूसरा था हमारा आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा था हमारा लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, तो ये जो पूरा इस प्रकार से हमने जो ये पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया है। और इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट जो भाग आएगा, इसका पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट जो भाग है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये मेरा जो तरीका है अगर आपको समझ में आया हो, तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।